हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर की पूरी इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में बात की गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब पहले तो यही समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सो आपको याद है ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम ऑलरेडी पिछला जो चैप्टर था आपका सेकेंड चैप्टर, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल होती थी जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2। ठीक है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म आप पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैसे लिखते थे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है जी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ रिलेट करके ही बता सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आप उसको इक्वल टू 0 कर दो। जैसे सिंपली अगर हमने बोलना हो ना तो हम इस तरह से बोल देते हैं px, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x यूज़ किया गया है। ओके। अगर px इज़ इक्वल टू 0 हो एंड ये जो px है पॉलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2। ठीक है। तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। सो सिंपली आप याद रखो, अगर कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आप उसको इक्वल टू 0 कर दो तो वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पर हमने क्या किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, इसको 0 कर दिया तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। सो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, x है वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। ओके। सो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखो, कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है। जो c था ना यहाँ पर तो था c1, बट यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, कुछ भी नहीं है। बट फिर भी स्टिल दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आपने क्या देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, चाहे वो एक ही टर्म क्यों ना हो। ओके। सो 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। यहाँ पर देखो x की भी कोई टर्म नहीं है, ये वाली bx कांस्टेंट भी कोई नहीं है, तो भी कोई चक्कर नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो x है वेरिएबल, उसकी पावर तो 2 दी हुई है ना। ठीक है। सो 5x स्क्वायर एक ही टर्म हो ना अगर, तो भी दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 2। ठीक है। सो पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है ना, पॉलिनोमियल की डिग्री हम किसको बोलते हैं? उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है। सो कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप उसको इक्वल टू कर दो 0 के। ठीक है जी। नेक्स्ट है 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, जो टर्म्स हैं वो आगे पीछे लिखी हुई हैं। जो स्क्वायर वाली x स्क्वायर वाली टर्म है वो मिडल में है, 2x आगे है, कांस्टेंट पीछे है, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है। सो बस आपने ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है, टर्म चाहे कहीं पर भी लिखी हो, ज़रूरी नहीं होता कि आगे लिखी हो, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। ओके। सो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। क्योंकि टर्म्स को तो आप रीअरेंज करके लिख सकते हो, 4x स्क्वायर को आगे लिख लो, 2x को पीछे लिख लो। ठीक है। सो ये सारी एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ओके। एंड ये तो आपको पता ही है कि a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट, c होती है कांस्टेंट टर्म। ओके। अब अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आपने उसका सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आप सोल्यूशंस निकालते हो ना, उनको बोल देते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। सो 2 मेथड से हम निकालते हैं रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। सो फैक्टराइजेशन मेथड वही होता है कि जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके लिख लो, फैक्टर्स बना लो, जो आपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी किया हुआ है, पिछली क्लासेस में भी किया हुआ है। ओके। हम फिर से दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। एंड दूसरा मेथड होता है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का यूज़ करके आप रूट्स निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस कर लेंगे। पहले करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस। ओके। अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम समझते हैं, एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी।
अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। मैंने आपको बताया था कि मिडल टर्म को हमने स्प्लिट करना है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी की हुई है, हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सो इनको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। मिडल टर्म में क्या है हमारे पास -5 एंड यहाँ पर जो भी है एंड यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है, मतलब x² का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट, एक इसको ले लो। सो 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब फैक्टराइजेशन आपने इस तरह से करनी होती है, मतलब मिडल टर्म को आपने इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि सम आए -5 एंड प्रोडक्ट आए 6। अब देखो कि ये कैसे आ सकता है। 2 × 3 करोगे तो प्रोडक्ट 6 आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर सम क्या है, 2 + 3 5, यहाँ पर सम क्या है -5, तो -5 कैसे आएगा। अगर आप -2 को -3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 3 6 आ गया। अगर आप इनको ऐड कर दो -2 + -3, तो ये कितना आएगा, ये तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना, -2 - 3 = -5। ओके, सो इस तरह से आपने करना है इनको स्प्लिट। अब आपके पास ये वाली दो टर्म्स बन जाएंगी। -5x को आप लिख सकते हो -2x एंड -3x। ओके, सो इस तरह से आपके पास बन गई 2 टर्म्स, मतलब मिडल वाली एक टर्म को आपने 2 टर्म्स में कर दिया स्प्लिट। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज। अब देखो जब इक्वेशन होती है ना, तो इक्वेशन में यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन ऑलरेडी होता है, तो यहाँ पर आगे आपने ना इक्वल का साइन नहीं डालना होता, इक्वल की बजाय आप ये वाला साइन डालते हो, दिस इम्प्लाइज। ठीक है जी। सो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी 2x²। यहाँ पर अब आप लिखोगे -2x -3x, ठीक है, कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ -5x की जगह पर मैंने ये वाली दो टर्म्स यहाँ पर लिख दी। ठीक है जी। सो अब यहाँ पर देखो पहली दो टर्म्स लो। अब यहाँ से एक तो 2 कॉमन है, एक x कॉमन है, यहाँ से क्या बचेगा x माइनस यहाँ से क्या बचेगा 1। ठीक है, अब आप ये वाली दो टर्म्स लो। अब यहाँ से क्या आएगा, 3 कॉमन है, तो प्लस का 3 बाहर निकाल लो। अगर आप देखो प्लस का 3 बाहर निकालोगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा -x, यहाँ पर +1। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमने चेंज क्या करना है। हमने ये वाली चीज़ एंड ये वाली चीज़ सेम रखनी होती है। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x पॉजिटिव है ना, x -1 है, यहाँ पर साइंस ऑपोजिट है, -x + 1 है, तो हमने इसको, ये वाली जो टर्म है इसको बिल्कुल सेम बनाना है जैसे कि ये वाली टर्म है। तो ये जो नेगेटिव का साइन है ना, ये हम बाहर कॉमन बाहर निकाल लेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -3 को कॉमन बाहर निकालेंगे। अब यहाँ से -3 कॉमन बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा प्लस का x। अब क्योंकि आपने नेगेटिव का साइन कॉमन बाहर निकाला है, तो ये साइन चेंज हो जाके बन जाएगा माइनस का। ठीक है, प्लस की बजाय अब हम लिखेंगे माइनस का साइन। 3 कॉमन बाहर है, तो यहाँ बचा 1 = 0। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म अब सेम है। ओके, तो इस टर्म को आपने इस टर्म के एग्जैक्टली सेम रखना है। तो अगर आपको नेगेटिव का साइन कॉमन अकॉर्डिंगली बाहर निकालना पड़े, तो उसको नेगेटिव साइन को आप बाहर निकाल लो। ठीक है जी, जैसे हमने यहाँ पर अभी किया। अब आप, एक तो ये टर्म हो गई, एक आपके पास ये टर्म हो गई। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में देखो x -1 ये कॉमन है, तो इनको बाहर निकाल लो। सो दोनों में से x -1 कॉमन आ गया। सो क्या बचा यहाँ पर, सो यहाँ से बच गया 2x। ठीक है, 2x बच गया, यहाँ पर लिखो 2x एंड यहाँ से x -1 कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचा -3 = 0। सो ये बन गए आपके पास दो फैक्टर्स, x -1 2x -3 = 0। ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड = 0। अब देखो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। ये इक्वेशन =0 कब होगी, अगर ये फैक्टर 0 हो जाए तो भी 0 बन जाएगा, अगर ये फैक्टर 0 हो जाए तो भी 0 बन जाएगा। ठीक है, सो मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है ना, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग से 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = +1, 2x = 3, x = 3/2। ओके,
सो ये दोनों आ गए रूट्स, ठीक है, मतलब ये दोनों सॉल्यूशंस हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, अब यहाँ पर देखो इन दोनों फैक्टर्स को हमने ज़ीरो क्यों किया, अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। सो देखो अगर आप x को 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1, ये वाला जो फैक्टर है ये 0 हो गया, 0 इंटू एनी थिंग इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इक्वेशन ट्रू होल्ड करती है, राइट। अगर आप x को 3/2 इस वैल्यू को यूज़ करोगे तो जो ये वाला फैक्टर है 2x माइनस 3 ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगेन 0 इंटू एनी थिंग इज इक्वल टू 0, सो इक्वेशन फिर आपकी ट्रू होल्ड करेगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर दो ऐसी वैल्यूज़ हैं x की जिसके लिए ये वाली इक्वेशन ट्रू होल्ड करेगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, इसलिए यहाँ पर दो रूट्स हैं एंड हमने इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग से 0 के इक्वल करके दो रूट्स निकाले हैं, ठीक है जी। सो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी आपने ये वाला मेथड पहले काफ़ी बार किया हुआ है प्रैक्टिस, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज़ करते हैं फार्मूला। सो फार्मूला यूज़ करके हमने कैसे सॉल्व करना है। सो अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने फिर से लिख दी, ax² + bx + c = 0। अब फार्मूला का यूज़ करके आप रूट्स, जो रूट्स हैं वो कैसे निकाल सकते हो, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो आपको पता है b क्या है, b है x का कोफिशिएंट, a है x² का कोफिशिएंट, c है कांस्टेंट, ठीक है जी। सो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके, प्लस माइनस जो यहाँ पर है ना, सो इसका क्या मतलब है कि एक वैल्यू निकलेगी इसमें इसको ऐड करके, ये जो पीछे लिखी हुई है वैल्यू अपॉन 2a, दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी -b माइनस लेके, पहले प्लस ले लिया, दूसरी वैल्यू के लिए आप माइनस करोगे इस टर्म को अपॉन 2a। ओके, सो हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ये मैंने सेम ही इक्वेशन ली है जो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड में ली थी एंड ये मैंने इसलिए ली है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसी भी वे से निकालो रूट्स आपके सेम आएंगे, सोल्यूशन सेम आएंगे। ओके, सो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू, सो यहाँ पर मैं पहले लिख लेती हूँ, a क्या आएगा, a है 2, b इज़ इक्वल टू -5, c इज़ इक्वल टू 3। a है x² का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट, c है कांस्टेंट टर्म। सो जो x की जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। सो x इज़ इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू क्या है -5, इसको ब्रैकेट में रख लो, प्लस माइनस अंडर द रूट -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 -4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 2। सो x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस अंडर द रूट, अब देखो -5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 5 = 25, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो -5 का स्क्वायर करो चाहे 5 का स्क्वायर करो, आपको पता है कि वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। सो 5 5 = 25, माइनस का साइन, 3 2 = 6, 6 4 = 24 अपॉन 2 2 = 4। सो x इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 4। सो x इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस, अब आपको पता है ना कि अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, सो अपॉन 4। सो x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको पता है ना कि x की दो वैल्यूज़ निकलेंगी, एक प्लस करके एक माइनस करके, तो यहाँ पर हम इनको अलग अलग निकाल लेंगे। एक वैल्यू आएगी 5 + 1 अपॉन 4, दूसरी आएगी 5 - 1 अपॉन 4। सो x इज़ इक्वल टू 6 अपॉन 4, x इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 4, ये आपस में कट गए, x इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पर 2 3 = 6, 2 2 = 4। सो x इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 2 एंड यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 1। ओके, सो ये आ गए रूट्स, ठीक है। सो यहाँ पर देखो दो वैल्यूज़ आई ना, 3 अपॉन 2 एंड 1। अब पिछले फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमारे पास यही रूट्स आए थे, 3 अपॉन 2 एंड 1। ओके, सो किसी भी वे से आप कर लो, सोल्यूशन आपका सेम आएगा। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ हमने ये देखनी है नेचर ऑफ रूट्स,
मतलब जो आपने रूट्स निकाले हैं, सॉल्यूशंस निकाले हैं, वो किस टाइप के हैं, तो वो डिपेंड करता है इस वैल्यू के ऊपर, b² - 4ac। तो नेक्स्ट हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये है फॉर्मूला रूट्स निकालने के लिए। अब इसमें जो ये वाली वैल्यू है इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इन शॉर्ट इसको डिनोट कर देते हैं d के साथ। ओके, अब इसकी क्या वैल्यू आती है उस पर डिपेंड करता है कि रूट्स की नेचर क्या होगी। अगर आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं वो कब आएंगे, अगर इसकी वैल्यू b² - 4ac दिस इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, जैसे कि पिछली एग्जाम्पल में हमारे पास आए थे 3/2 एंड 1। ठीक है जी, अगर b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0 आ जाए तब आपके पास आएंगे 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब 2 रूट्स आएंगे बट सेम आएंगे। फॉर एग्जांपल 1 1 5 5 इस तरह से। अगर आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आए b² - 4ac इज़ लेस देन 0, ठीक है, फिर जो रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है जी, सो ये चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे कि आप बताओ कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ओके, सो आपने इस चीज़ को सॉल्व करके देख लेना है कि इन तीनों में से कौन सा केस बन रहा है। ओके, सो यहाँ पर भी एक छोटी सी एग्जांपल ले ही लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने ली है 2x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट्स आपने बतानी है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू b² - 4ac। अब यहाँ पर b क्या है, b है -4, a है 2, c है 3 कांस्टेंट टर्म। सो d की वैल्यू निकाल लो, -4 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 ब्रैकेट में डाल लो। सो d इज इक्वल टू 4 4 = 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 2 = 8 3 = 24। सो d की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। सो 24 में से 16 गए, 8 बचे। सो d इज इक्वल टू -8। अब आपको पता है हियर जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज़ लेस देन 0। जो भी नेगेटिव वाली वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है, राइट। सो जो नंबर लाइन होती है उसमें 0 सेंटर में होता है एंड नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स राइट हैंड साइड पे। सो जो भी लेफ्ट पे आएगा वो छोटा रहेगा 0 से, जो राइट साइड पर है वो बड़ा आएगा। ठीक है, सो ऑल द नेगेटिव नंबर्स वो 0 से छोटे होते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर आ गया हमारे पास लेस देन 0। सो देयरफॉर यहाँ पर आएंगे नो रियल रूट्स। ठीक है जी, सो ये थी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो आई होप सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।